हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, या आप ये कह सकते हैं ये आपके मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट ही है। तो जो चैप्टर हम नया शुरू करने जा रहे हैं वो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। एग्जाम में थ्योरी के कई बार क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। इनफैक्ट कई बार न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि आप एक ही न्यूमेरिकल को जो है दो बार सॉल्व करेंगे, एक बार एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से और एक बार जो है मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड से। तो आज हम स्टडी करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और ये मेरा पहला वीडियो है इसके ऊपर। आप देख रहे होंगे मैंने व्हाइट बोर्ड पे कुछ चीजें लिखी हुई, जैसे देयर आर टू इंपॉर्टेंट टेक्निक्स फॉर द कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। देखिए, जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग में लोग बहुत सारे पूछते हैं कि यार ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों पढ़ाई जाती है। उन्होंने क्लास 11-12 में जो अकाउंटिंग पढ़ी होती है वो होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें हम जो है बनाते हैं, करते हैं। अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की बात करते हैं तो चाहे कोई सा भी बिजनेस हो उसको तो ये काम करना ही करना है, ये कंपलसरी है। बिना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए किसी भी कंपनी को, किसी भी बिजनेस को ये नहीं पता चल सकता है कि उसको साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। उसी तरीके से जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस की बैलेंस शीट बनाता है तो उसे उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। तो चाहे कोई सा भी बिजनेस हो उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो बनानी ही बनानी। लेकिन जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट क्या है? जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, वहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग होती ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में ये एक मार्कर है। अगर मैं ये मार्कर जो है मार्केट में खरीदने जाता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये मुझे 20 रुपए का मिलता है, तो क्या कभी सोचा है कंपनी ने इसका सेलिंग प्राइस 20 रुपए ही क्यों तय किया? इसका सेलिंग प्राइस 18 रुपए भी तो हो सकता था, इसका सेलिंग प्राइस 25 रुपए भी तो हो सकता था। आखिर कंपनी ने इसका सेलिंग प्राइस 20 रुपए कैसे तय किया? तो इसका सेलिंग प्राइस 20 रुपए कंपनी ने तब तय किया होगा जब पहले इसकी कॉस्ट कैलकुलेट की होगी। बिना कॉस्ट कैलकुलेट किए जो है कंपनी किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस तय नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, मैं अक्सर क्लास में जो अपने स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, ठीक, वो पेन बनाती है। एक पेन वो 5 रुपए का सेल करती है। एक कंपनी है वो क्या बनाती है? पेन बनाती है, और मार्केट में एक पेन कितने रुपए में बेचती है? 5 रुपए में बेचती है। साल भर में कंपनी जो है 10 लाख पेन बेच देती है। इसका मतलब साल भर में 10 लाख पेन बेचती है तो कितने रुपए की सेल्स कर देती है कंपनी? 50 लाख रुपए की। लोगों को दिखता है कि यार ये कंपनी तो बहुत चल रही है, 10 लाख पेन बेच दिए, इसका मतलब इसको खूब प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन हम ये देखते हैं कि वो कंपनी 2 साल बाद मार्केट से आउट हो जाती है, गायब हो जाती है। और लोग जो है सोचते हैं यार ये कंपनी तो बहुत अच्छे से बिजनेस चला रही थी, ये आखिर बंद क्यों हो गई? तो बंद क्यों हो गई? उसमें कई वजहें होती हैं। उसमें से एक मुख्य वजह ये भी हो सकती है कि कंपनी ने जब उस पेन को बनाया तो उसकी सेलिंग प्राइस 5 रुपए रखी, लेकिन कंपनी ने ये नहीं कैलकुलेट किया कि उस पेन को बनाने में उसकी लागत कितनी आ रही, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही। बाद में कंपनी ने जब उसकी कॉस्ट कैलकुलेट की तो पता चला एक पेन को बनाने में 6 रुपए की कीमत आ रही थी। एक पेन को बनाने में कितने रुपए कीमत आ रही थी? 6 रुपए की। अब आप सोचिए, कंपनी जो है 6 रुपए में पेन बना रही है, बेच कितने में रही है? 5 रुपए में। ये कंपनी ने क्यों किया? क्योंकि कंपनी ने पहले उसकी कॉस्ट ही नहीं कैलकुलेट की। वही चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि हर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग प्राइस तय करने से पहले अपने प्रोडक्ट की या अपनी सर्विस की कॉस्ट जरूर कैलकुलेट करता है।
बिना कॉस्ट कैलकुलेट किए हम सेलिंग प्राइस नहीं तय कर सकते। अब आप सोचिए, जिस कंपनी का हम एग्जांपल ले रहे हैं उसके एक पेन की कॉस्ट क्या आ रही है, 6 रुपए, वो बेच कितने में रही थी, 5 रुपए। आप सोच सकते हैं कि एक पेन पे 1 रुपए का नुकसान, तो 10 लाख पेन पे 10 लाख रुपए का नुकसान। और मैंने आपसे कहा ये कंपनी ऑल ऑफ अ सडन 2 साल बाद मार्केट से आउट हो जाती है। कंपनी ये तय करती है हमें बिजनेस नहीं करना चाहिए क्योंकि हम घाटे में जा रहे हैं, हम नुकसान में जा रहे हैं। इसका मतलब 2 साल में कंपनी को कितने रुपए का लॉस हो गया, 20 लाख रुपए का। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है। अब वही ये कह रहे हैं, देयर आर 2 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, 2 टेक्निक्स यूज की जाती हैं। पहली कौन सी है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दूसरी कौन सी है, मार्जिनल कॉस्टिंग। हम इसके बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमें 2 शब्दों का मीनिंग और मालूम होना चाहिए। वो है प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग को समझने से पहले हम क्या समझेंगे, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट के बारे में। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कई अलग अलग तरह की कई अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस इंकर होते हैं। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो टाइम से रिलेटेड होते हैं, उनका प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो है हम किसी बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस में रॉ मटेरियल लगा होगा। रॉ मटेरियल इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो जब हम रॉ मटेरियल की बात करेंगे, रॉ मटेरियल इज प्रोडक्ट कॉस्ट। उसी तरह से उस प्रोडक्ट को बनाने में कोई ना कोई लेबर तो लगी होगी ना। तो जब हम लेबर की बात करते हैं, लेबर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। लेकिन वहीं पे उस फैक्ट्री में जो है बहुत सारे आपने देखा होगा वर्कर्स होते हैं, उनको वेजेस दी जाती है, वो प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा है। लेकिन ऑफिस में मैनेजर बैठा रहता है, क्या वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है? क्या वो फैक्ट्री में प्रोडक्शन करता है? नहीं, वो ये काम नहीं करता है। लेकिन हर महीने उसको तनख्वाह तो मिलती है ना। जो हर महीने उसको तनख्वाह मिलती है, क्या वो प्रोडक्ट की कॉस्ट है कि पीरियड की कॉस्ट है? वो पीरियड की कॉस्ट है। तो अब हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच बिकम पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। हर वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट के हिस्सा बनती है, जो प्रोडक्शन का हिस्सा बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट। सच कॉस्ट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब जब हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं उस समय जो है जो वैल्यू आती है वो प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा होती है। उसी तरह से जब हम पीरियड कॉस्ट की बात करते हैं, ऑन द अदर हैंड आर दोज कॉस्ट व्हिच आर नॉट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती है। सच कॉस्ट आर ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस ऑफ द पीरियड इन व्हिच दीज आर इनकर्ड। ये समय के हिसाब से कीमत देनी होती है। क्लियर? इसके बारे में हम थोड़ा सा और समझते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कॉस्ट शीट पढ़ी होगी। कॉस्ट अकाउंटिंग में एक चैप्टर है कॉस्ट शीट, आपने पढ़ी होगी। उसके फॉर्मेट के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट कॉस्ट है और कौन सी पीरियड कॉस्ट है। क्योंकि जब तक का प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, तब तक हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में समझ नहीं पाएंगे। जब हम कॉस्ट शीट की बात करते हैं तो कॉस्ट शीट में सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट
एक्सपेंसेस। जब हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं तो हमारे सामने जो आता है वो होता है प्राइम कॉस्ट। ठीक, जो हमारे सामने आता है वो है प्राइम कॉस्ट। अब आप ध्यान दीजिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल आपका प्रोडक्ट कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट। फिर लेबर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर भी आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है। उसी तरीके से आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी प्रोडक्ट कॉस्ट है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस किस तरह के हुए? हमने रॉ मटेरियल खरीदा था, रॉ मटेरियल खरीदते समय क्या कंधे पे लाद के लेकर आए थे कि ट्रक से माल आया था फैक्ट्री तक का? ट्रक से आया होगा, लॉरी से आया होगा या रिक्शा से आया होगा। देयर आर वेरियस सोर्सेस। तो उस रिक्शे वाले ने या ट्रक वाले ने या लॉरी वाले ने किराया लिया होगा, नहीं लिया होगा? तो जो किराया है दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, सो दैट बिकम्स पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। क्योंकि अगर हम रॉ मटेरियल नहीं खरीदते तो क्या वो लॉरी एक्सपेंसेस हम पे करते? नहीं पे करते। तो वो जो लॉरी एक्सपेंसेस हमने पे किया या ट्रक के हायरिंग जो चार्जेस दी हैं वो सारी की सारी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने रॉ मटेरियल खरीदा था। ये सारा का सारा जो है हमारा कौन सा कॉस्ट है? प्रोडक्ट कॉस्ट। फिर इसके बाद आता है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक, इसमें कई चीजें आती हैं और इन सब का हम जोड़ लगा देते हैं तो हमारे सामने आ जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। तो मैं यहां पे ये कहना चाहूंगा कि ये दो हिस्से जो हैं ये हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट के हिस्से। अब जैसे फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री में सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर वर्कर्स को देखा करता है। प्रोडक्शन कहां हो रही है? प्रोडक्शन हो रही है फैक्ट्री में। तो सुपरवाइजर जो है वर्कर्स को देखा करता है कि वो काम सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई बंदा उनको ऑब्जर्व नहीं करेगा तो हो सकता है वो खाली समय बिता दे, समय बर्बाद बहुत ज्यादा करे, या ये भी हो सकता है कि रॉ मटेरियल वेस्ट बहुत करे। तो कोई ना कोई तो बंदा होना चाहिए ना उनको देखने के लिए। तो सुपरवाइजर जो है आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है, तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट है। उसी तरह से फैक्ट्री में कोल, गैस, फ्यूल, ऑयल, वाटर, ये सारी चीजें लगती हैं, ये सारी की सारी प्रोडक्ट कॉस्ट है। क्लियर? इसके बाद हमारा जो अगला आता है वो होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में कई चीजें आती हैं, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब फैक्ट्री कॉस्ट में हम ये चीजें ऐड करते हैं तो हमारे सामने जो आता है वो होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहां पे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का मतलब ये हो गया कि ये वो लोग होते हैं जो ऑफिस में बैठे होते हैं, फैक्ट्री में नहीं होते हैं। इनको समय की कीमत दी जाती है। ठीक है, जैसे फैक्ट्री में जो लोग होते हैं, फैक्ट्री में जो पैसा उनको दिया जाता है वो यूनिट्स के ऊपर होता है। लेकिन ऑफिस में जो मैनेजर बैठा हुआ है, इसको जो पैसे दिए जा रहे हैं या ऑफिस बिल्डिंग का जो किराया दिया जा रहा है, वो सारा का सारा पीरियड से रिलेशन होता है। तो ये कौन सी कॉस्ट होती है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ये है आपकी पीरियड कॉस्ट। क्लियर? फिर इसके बाद हम आ जाते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स पे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में भी कुछ चीजें आती हैं जिसको कि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर देते हैं
तो हमारे सामने रिजल्ट होता है टोटल कॉस्ट। हाँ, अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट होती हैं, कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो कि आपकी पीरियड कॉस्ट होती है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल जैसे सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन को जो सैलरी दी जाती है वो तो हर महीने दी जाती है, हर महीने। इसका मतलब ये कौन सी कॉस्ट है? ये है पीरियड कॉस्ट। उसी तरह से हम सेल्समैन को एक और चीज देते हैं, वो है कमीशन। जब हम कमीशन की बात करते हैं तो क्या हर महीने कमीशन देते हैं? नहीं। हम कमीशन की बात जब हम करते हैं तो हम ये कहते हैं तुमको कमीशन मिलेगी 5%। या हम अपने सेल्समैन से कहते हैं भाई देखो तुमको 10% की कमीशन मिलेगी। कमीशन किस पे मिलेगी? जितने यूनिट्स तुम बेचोगे। ठीक है, मान लो तुम एक पेन बेच रहे हो 20 रुपए का और इस पे 10% तुमको कमीशन मिल रही है, तो इसका मतलब एक पेन बेचोगे तो तुमको 2 रुपए कमीशन मिलेगी। तुमने 2 पेन बेचे तो तुमको 4 रुपए कमीशन मिलेगी। तुम 10 पेन बेचोगे तो तुमको कितनी कमीशन मिलेगी? 20 रुपए। तो ये किससे रिलेटेड है? ये आपकी जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो ये आपका जो सेल्समैन कमीशन है ये है प्रोडक्ट कॉस्ट। तो आई होप अभी आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जो है प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट ये सारी की सारी हमारी कौन सी कॉस्ट है? प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की बात हम करते हैं तो ये कॉस्ट कौन सी है? पीरियड कॉस्ट है। और फिर जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की बात करते हैं तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है और वहीं पे कुछ कॉस्ट होती है तो कौन सी कॉस्ट होती है? वो पीरियड कॉस्ट होती है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बातें समझना शुरू करते हैं। तो बेटा आप देख रहे हो कि व्हाइट बोर्ड पे जो है मैंने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में 5-6 लाइनें लिख दी। इसके पहले हमने आपको कॉस्ट शीट के बारे में बताया था, छोटा सा ब्रीफिंग दी थी कॉस्ट शीट के बारे में, ये मानते हुए कि आप कॉस्ट शीट जो है पहले से लगा चुके होंगे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहीं ना कहीं कॉस्ट शीट से ही रिलेटेड है। आप देखिए, पढ़िए, समझिए, क्या यही चीज सर ने अभी बताई थी? इट इज एन ट्रेडिशनल टेक्निक, मतलब सदियों से चली आ रही है ये टेक्निक। किस चीज की टेक्निक है? कंप्यूटिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल टेक्निक है जिसके द्वारा हम कैलकुलेट करते थे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट इंकर हुई और उस कॉस्ट को जब हम सेलिंग प्राइस से कंपेयर करते थे तो हमें यह पता चलता था हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया। तो ये ट्रेडिशनल टेक्निक है। इट इज अ प्रोसेस अंडर विच ऑल कॉस्ट फिक्स्ड और वेरिएबल। अभी मैंने आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में पढ़ाया था। मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हमसे ये कहा गया था सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये बोला गया था। और फिर जब मैंने आपको मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ाया तो हमने कहा कि कॉस्ट को अब हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हुआ। एक है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी है फिक्स कॉस्ट, ये आपको बताया था। तो चूंकि ये ट्रेडिशनल मेथड है, इट इज अ प्रोसेस अंडर विच ऑल कॉस्ट का मतलब चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट हो, आर चार्ज टू प्रोडक्शन। ठीक है, तो जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तब हम जो है
फिक्स्ड कॉस्ट को भी कंसिडर करते हैं और वेरिएबल कॉस्ट को भी कंसिडर करते हैं। हम दोनों कॉस्ट को जो है कंसिडर करते हैं। देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज फुल कॉस्टिंग। मतलब फुल का मतलब हमने वेरिएबल कॉस्ट भी ले ली और हमने फिक्स्ड कॉस्ट भी ले ली, तो ये फुल। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का दूसरा नाम क्या है? फुल कॉस्टिंग। इसी को हम टोटल कॉस्टिंग भी कहते हैं। टोटल का मतलब आप जानते हो, टोटल मतलब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। और फिर एक चीज और, सबसे पहले हम क्या लेते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। जब हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते हैं तो हमारे सामने क्या रिजल्ट आता है? उसको हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। और फिर आप देखते होंगे कि जब हम वर्क कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड कर देते हैं तो हमारे सामने क्या आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और वहीं पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे सामने जो रिजल्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं? टोटल कॉस्ट। आप देखिए टोटल, जो कॉस्ट शीट में आपको बताया, प्राइम कॉस्ट में हमने क्या ऐड किया? प्राइम कॉस्ट में हमने क्या ऐड किया? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या ऐड किया? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड करने के बाद हमने क्या ऐड किया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जब हम इन सब को ऐड कर देते हैं तब हमारे सामने क्या आती है? टोटल कॉस्ट। तो इसमें कुछ कॉस्ट वेरिएबल इन नेचर होती है, कुछ कॉस्ट हमारी फिक्स्ड इन नेचर है, जो कि हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे वही चीज कह रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ट्रेडिशनल टेक्निक है और इस टेक्निक से हम जो है कैलकुलेट करते हैं कि हमको कितना प्रॉफिट हुआ या कितनी कॉस्ट हो रही है। और हम इसीलिए जो है इसमें सब कुछ कंसिडर करते हैं। हम इस चीज की परवाह नहीं करते हैं कि कौन सी कॉस्ट हमारी फिक्स्ड कैटेगरी की है, कौन सी कॉस्ट हमारी वेरिएबल कॉस्ट इन नेचर है। इसलिए हम इसको कौन सी कॉस्ट कहते हैं? फुल कॉस्टिंग, यानी कि टोटल कॉस्टिंग। देखिए, अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड, जो मैंने आपको कॉस्ट शीट के द्वारा बताया था और मैंने अभी अभी एक्सप्लेन भी किया आपको। अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं? प्राइम कॉस्ट की। प्राइम कॉस्ट कैसे आती है? प्राइम कॉस्ट आती है एडिंग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं तो हमारे सामने क्या आती है? प्राइम कॉस्ट। देयर आफ्टर उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर एडेड। ठीक है, देखिए फैक्ट्री ओवरहेड को हम ऐड कर रहे हैं और हमारे सामने रिजल्ट जो आता है वो क्या होता है? वो होता है फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब जब हम प्राइम कॉस्ट को फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड कर देते हैं तो हमारे सामने जो आंसर होता है उसे हम कहते हैं FACT, फैक्ट्री कॉस्ट। ये बात क्लियर? फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर एडेड टू ऑब्टेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम ये और ये मतलब प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड ऐड करते हैं तो हमारे सामने जो रिजल्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड फाइनली अंत में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर एडेड टू ऑब्टेन टोटल कॉस्ट। ये आपको मैंने बता ही दिया कि अंत में जो है हम इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी ऐड करते हैं तो हमारे सामने जो रिजल्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? टोटल कॉस्ट। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो हमारा टॉपिक आज का खत्म हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम डिटेल से समझेंगे इनके बारे में और क्या क्या चीजें होती हैं और हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग, आप सोच रहे हो कि सर ने सिर्फ एक लाइन लिखी, इसके ऊपर तो बेटा मैंने पूरी सीरीज बना दी हुई है। ठीक है,
तो जो बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मार्जिनल कॉस्टिंग जो मैंने बनाया हुआ है उसमें कम से कम 12 से 13 लेक्चर्स हैं, आप प्लीज़ उन सारे लेक्चर्स को देखिए। तो इन डेप्थ इन डिटेल में मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में बताया हुआ है। अंतर क्या है, जो हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो ट्रेडिशनल टेक्निक है, लेकिन जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग जो है रीसेंट टेक्निक है, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये नई टेक्निक है। और इस टेक्निक के हिसाब से हमने कॉस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया हुआ है। एक वो कॉस्ट जो कि हमारी वेरिएबल इन नेचर होती है, एक वो कॉस्ट जो कि हमारी फिक्स्ड इन नेचर होती है। और इसके बारे में मैंने पूरा का पूरा जो है मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में अपने वीडियो जो है मार्जिनल कॉस्टिंग इंट्रोडक्शन में समझाया हुआ है। मैं आपसे चाहूँगा कि आप उस वीडियो को जो है देखिए, तो उसमें विद हेल्प ऑफ ग्राफ और न्यूमेरिकल शेड्यूल्स वगैरह के द्वारा मैंने समझाया हुआ है। यहाँ पे बस मैं इतना कहूँगा कि टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, कॉस्ट remains constant, fixed cost remains constant irrespective of प्रोडक्शन, चाहे प्रोडक्शन कम हो चाहे प्रोडक्शन ज्यादा हो, बट एट द same time variable in nature when talked in per unit terms। तो फिक्स कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है जो कांस्टेंट रहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन। इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन का मतलब चाहे प्रोडक्शन कम हो चाहे प्रोडक्शन ज्यादा हो, ये कॉस्ट ना कम होती है ना ज्यादा होती है। इनफैक्ट अगर हमारे बिजनेस में प्रोडक्शन नहीं भी हो रही है तब भी ये वो कॉस्ट है जो कि हमें इंकर तो करनी ही करनी है। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक क्वालिटी और भी है, एट द सेम टाइम ये कॉस्ट वेरिएबल इन नेचर भी होती है। वेरिएबल इन नेचर का मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप एक कमरा किराए पे लेते हो जिसका किराया 10,000 रुपए महीना है पर मंथ, आप चाहे उस कमरे में रहो चाहे उस कमरे में ना रहो तो 10,000 रुपए महीना तो दोगे ना, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट हुआ। आप अकेले रहो या आपके साथ आपका दोस्त रहे तब भी आप उस कमरे का किराया कितना दोगे, 10,000 रुपए महीना। आप अकेले, अभी 2 जने रहते थे, अभी 2 और लोग भी आपके साथ आके रहना शुरू कर दें, मतलब उस कमरे में 4 लोग रहना शुरू कर दें, तब भी उस कमरे का किराया कितना होगा, 10,000 रुपए महीने। तो वही वो कहा जा रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन। अगर फैक्ट्री जहां पे काम हो रहा है उसका महीने का किराया 10,000 रुपए है, तो चाहे वहां पे प्रोडक्शन हो चाहे प्रोडक्शन ना हो, 10,000 रुपए महीने तो किराया देना ही देना है ना। लेकिन जैसे ही 1 यूनिट प्रोडक्शन हो जाएगी तो उसका किराया हो गया 10,000 रुपए। 2 यूनिट प्रोड्यूस हुई तो उसका किराया पर यूनिट कितना हो गया, 5,000 रुपए। उसी तरीके से अगर मान लीजिए हमने 100 यूनिट बना ली तो कितना किराया हो गया, 100 रुपए पर यूनिट। अगर मान लीजिए हमने जो है 1000 यूनिट बनाई तो 10,000 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई, 10 रुपए। अगर मान लीजिए 10,000 रुपए महीना किराया था, हम वहां पे 10,000 यूनिट्स बना देते हैं तो इसका मतलब पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई, 1 रुपए। तो आपने ये देखा कि फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट है तो 10,000 रुपए, चाहे हम प्रोडक्शन करें चाहे ना करें 10,000 रुपए। हमने 100 यूनिट बनाए थे तब भी 10,000 रुपए, हमने 1,000 यूनिट बनाए तब भी 10,000 रुपए, चाहे हमने 10,000 यूनिट बनाए तब भी 10,000 रुपए। तो कांस्टेंट है, बट एट द सेम टाइम वेरिएबल इन नेचर व्हेन टॉक्ड इन पर यूनिट टर्म्स। जैसे जैसे हम पर यूनिट टर्म्स के हिसाब से बात करते हैं तो फिक्स कॉस्ट कम ज्यादा होती रहती है, मतलब ये वेरिएबल होती है। अब हम वेरिएबल कॉस्ट की बात कर लें
cost increases or decreases in but at same time remains constant when talked in per unit terms। तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसका की डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, प्रोडक्शन से। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट होगी, जितनी कम प्रोडक्शन होगी उतनी कम वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन प्रोपोर्शन टू प्रोडक्शन। लेकिन जब हम पर यूनिट्स के हिसाब से बात करते हैं तो इट रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में 10 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है, एक यूनिट बनाने में 10 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है, तो 2 यूनिट बनाने में 20 रुपए का लगा, 3 यूनिट को बनाने में 30 रुपए का लगा, 4 यूनिट को बनाने में 40 रुपए का लगा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट घटती बढ़ती रहती है जैसे जैसे प्रोडक्शन घटती बढ़ती है, लेकिन पर यूनिट तो बेटा अभी भी 10 ही रुपए है ना। सो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। और ये सारी की सारी चीजें जो है हमने डिटेल में स्टडी हुई है मार्जिनल कॉस्टिंग में। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम इसके और डिटेल से कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू, दिस मच वाज ऑल फॉर टुडे।